हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, विच इज़ बैंकिंग इन इंडिया। तो बैंकिंग इन इंडिया के अंदर हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, विच इज़ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो शुरू करते हैं। 20th सेंचुरी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नीड फील हुई। क्या फील हुई कि एक सेंट्रल बैंकिंग बॉडी होनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंकिंग बॉडी होनी चाहिए। पहली बार ये लगा कि एक सेंट्रल बैंकिंग बॉडी होनी चाहिए। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए हमारी इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंकिंग बॉडी बनी, जिसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आती है 1 अप्रैल 1935 को। कब सेटअप हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को ये सेटअप हुई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट 1934। और जब ये सेटअप करी गई थी तो ये कलकत्ता में सेटअप हुई थी, लेकिन बाद में 1937 में इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया, राइट। कब बनी थी? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में ये बनी थी, और उसके 2 साल बाद 1937 में इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। अब जब ये बैंक बनी थी, एग्जिस्टेंस में आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे इसकी जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट ओनरशिप थी। जैसे बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स हैं, तो वैसे ही इसकी ओनरशिप भी एक प्राइवेट ओनरशिप थी। और उस टाइम पे इसके फंक्शंस क्या थे? रेगुलेटिंग बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, एंड बीइंग द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंक काम करना। और साथ ही साथ उस टाइम पे जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी, तो ये जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती थी जब ये बनी थी, राइट। उस टाइम पे इसका क्या फंक्शन था? जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ये भी इसका एक काम था। लेकिन 1940 तक आते आते, ड्यूरिंग मिड 1940s, तो उस टाइम पे ये लगा गवर्नमेंट्स को कि जो सेंट्रल बैंक है ना, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ये बनी थी तब ये प्राइवेटली ओन्ड थी, तो बाद में गवर्नमेंट को लगा कि ये जो सेंट्रल बैंक है ये प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, इसकी गवर्नमेंट की ओनरशिप होनी चाहिए, राइट। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये बात हुई कि जो सेंट्रल बैंक होगी वो गवर्नमेंट ओन्ड सेंट्रल बैंक होगी, राइट। तो धीरे धीरे फिर बाकी की जैसे कंट्रीज है, वहां पे जो सेंट्रल बैंक की ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट के पास जाने लगी। तो वैसे ही इंडिया की भी बारी आ गई। तो जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में RBI को भी नेशनलाइज कर दिया गया, राइट। तो ये बात याद रखनी है कि RBI जब बनी थी 1935 में, तो उस टाइम पे ये प्राइवेटली ओन्ड बैंक थी, लेकिन 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चली गई। तो जैसे ही इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास गई, तो इसने जनरल पब्लिक से जो डिपॉजिट्स पहले एक्सेप्ट करती थी वो इसने लेने बंद कर दिए, राइट। एज ए बैंक पहले जो काम करती थी वो इसने काम करना बंद कर दिया। इसने जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स लेने बंद कर दिए। जनरल पब्लिक के साथ पहले जो डीलिंग्स होती थी इसकी, वो इसने अब यहाँ पे बंद कर दी जब इसकी नेशनलाइजेशन हुई, राइट। और बाकी की अगर हम फंक्शंस की बात करें RBI के, तो RBI के बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, बहुत ही चैलेंजिंग फंक्शंस है। तो RBI का एक प्रियम्बल है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, तो वैसे ही RBI का भी एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वर्डिंग आप पढ़ सकते हो प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल में क्या लिखा है कि जो RBI है वो बैंक नोट्स इशू करेगी, उनको रेगुलेट करेगी, जो रिजर्व्स है उनको अपने पास रखेगी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, मॉनेटरी जो हमारी कंडीशंस है उनको स्टेबलाइज करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसको बनाएगी। इसके अलावा जो प्राइस है उसको स्टेबल रखेगी, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगी, और साथ ही साथ
ग्रोथ भी करेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है उसको भी साथ में लेकर चलेगी और प्राइस की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखेगी। ऐसे नहीं है कि ग्रोथ के चक्कर में जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ गए, इन्फ्लेशन एकदम से ज़्यादा हो गई या कम हो गई, ऐसा नहीं होगा, राइट। प्राइस को भी स्टेबल रखना है और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। तो ये आरबीआई के कुछ प्रियम्बल में जो वर्ड्स है वो लिखे गए हैं, राइट। अब धीरे धीरे देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स चेंज होती गई, वैसे वैसे आरबीआई के जो फंक्शंस है वो भी उस अकॉर्डिंग जो है वो थोड़े बहुत चेंज होते गए। तो हमने देखा कि 1949 में जो आरबीआई थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया, आरबीआई नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1949। तो उसके बाद जब नेशनलाइजेशन हुई तो इसमें काफी सारी जो उसके बाद भी जो आरबीआई है उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडमेंट्स मींस कि उसमें चेंजेस आए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग जो हर एक चीज होती है उसमें चेंजेस करना भी जरूरी होता है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू टाइम आरबीआई जो थी उसमें भी चेंजेस आती गई, राइट। तो अब आरबीआई के फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है। फर्स्ट आता है मॉनिटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और मॉनेटरी पॉलिसी की मॉनिटरिंग करना कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉपर्ली काम कर रही है नहीं कर रही, प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं जा रहा, ये सब चीजें जो है ये सब काम किसके आते हैं, आरबीआई के। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और उसको मॉनिटर करना, मतलब उसको चेक करना कि प्रॉपर्ली वो वर्क कर रही है इकोनॉमी में या नहीं कर रही। इसके साथ साथ प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। तो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए हमारी जो आरबीआई है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों को स्टेबलाइज करती है टू स्टेबलाइज प्राइस स्टेबिलिटी, राइट। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी नोट्स को इशू करना, करेंसी क्वाइंस को इशू करना, ये किसका काम है, आरबीआई। सारे के सारे करेंसी नोट्स और करेंसी क्वाइंस आरबीआई इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड क्वाइन। जो 1 रुपीज का नोट है या क्वाइन है, करेंसी नोट और क्वाइन जो 1 रुपीज का है, 1 रुपीज की जो डिनोमिनेशंस है, इसको कौन इशू करता है, इसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। 1 रुपीज का जो 1 रुपी नोट है, राइट, 1 रुपी नोट एंड क्वाइन, इसको कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी की जितनी भी डिनोमिनेशंस है, जितने भी करेंसी नोट्स सर्कुलेशन में चल रहे हैं या क्वाइंस सर्कुलेशन में चल रहे हैं, उनको कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, राइट। इसके अलावा वो करेंसी नोट्स जो फट चुके हैं या जो चलने लायक नहीं है, कई बार क्या होता है करेंसी नोट्स फट जाते हैं या बहुत ही पुराने हो जाते हैं, तो उनको एक्सचेंज करना वो किसका काम है, आरबीआई का काम है। और जो फटे पुराने नोट है उनको डिस्पोज ऑफ करना, ये भी किसका काम है, आरबीआई का काम है, राइट। फ्रेश करेंसी, जो अच्छे करेंसी नोट्स है उनको मार्केट में सर्कुलेशन में लाना, ये आरबीआई का काम है, राइट। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इज कीपिंग adequate supplies of quality currencies and coins। quality currencies and coins को सप्लाई में लेकर आना ये आरबीआई का काम है। जो कट्टे फटे पुराने नोट्स है उनको एक्सचेंज करना, ये किसका काम है, आरबीआई का काम है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि पुराने नोट्स को एक्सचेंज करना आरबीआई का काम है। अब हम ऐसे तो नहीं है ना कि जैसे मेरे पास कोई पुराना नोट है, फट चुका है, तो मैं आरबीआई के पास सीधा जाऊंगी, नहीं। हम क्या करेंगे, जो पुराना नोट है जो फट चुका है, हम उसको जो भी हमारी लोकल बैंक है, जो भी बैंक की ब्रांच है, हम वहां पे जाकर उसको डिपॉजिट करवा देंगे और वो बैंक उस नोट के बदले में सेम जो है नया नोट हमें दे देगी। जैसे 100 रुपए का नोट है मेरे पास, फट चुका है, तो मैं लोकल बैंक में जाकर, जो भी कमर्शियल बैंक है वहां पे जाकर मैं डिपॉजिट करवा दूंगी और उसके बदले में जो अच्छे वाला 100 रुपीज का नया नोट होगा वो मुझे मिल जाएगा। और वो जो कमर्शियल बैंक है वो आगे वही फटा पुराना नोट आरबीआई को देगी और आरबीआई उस नोट को डिस्पोज ऑफ करके नया नोट बैंक को इशू कर देगी, राइट। तो इस तरह से एक्सचेंज होते हैं नोट्स। फिर नेक्स्ट है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम।
फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करना, उसको रेगुलेट करना, जो जनरल पब्लिक है उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखना, उनके जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारा किसका काम है? ये आरबीआई का काम है। जनरल पब्लिक को कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? आरबीआई का काम है। जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस बैंक्स में बनाकर रखना, ये किसका काम है? आरबीआई का काम है, राइट। फिर आता है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। तो अब देखो इसके लिए एक एक्ट आया था, फेमा एक्ट, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए ये फेमा एक्ट आया था। तो इसके अलावा फॉरेक्स का ध्यान रखती है, फॉरेन एक्सचेंज का, उसको जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हमारी कंट्री के पास होने चाहिए उनको मेंटेन करने का काम है। जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज करने का काम आरबीआई का है। देखो फॉर एग्जांपल इंडिया में एफडीआई आती है, इंडिया में एफडीआई आती है, कोई भी कंपनी है, से फॉर एग्जांपल XYZ कोई कंपनी है, इस कंपनी में एफडीआई आई है। अब जो इस कंपनी में एफडीआई आएगी, राइट, अब यहाँ पे जो एफडीआई आ रही है तो वो किस में आएगी? वो डॉलर्स में आएगी, राइट। जो फॉरेन का जो कंपनी है वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो वो डॉलर्स में आकर इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो XYZ इंडिया की कंपनी है ये इन डॉलर्स को कहाँ पे लेकर जाएगी? इन डॉलर्स को ये आरबीआई में जाकर डिपॉजिट करवा देगी, और आरबीआई इन डॉलर्स के बदले में उस कंपनी को क्या देगी? रुपीज दे देगी, राइट। डॉलर्स अपने पास रख लेगी, जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग उस कंपनी को रुपीज दे देगी और डॉलर्स अपने पास रख लेगी। अब डॉलर्स आरबीआई क्या करेगी? बहुत सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज है जिनका इंडिया मेंबर है, जैसे कि आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक की बात कर लो, तो इंडिया इनका मेंबर है। अब यहाँ पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जितने भी जो ट्रेडिंग होती है, जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है या एक्सटर्नल पेमेंट्स होती है, तो इसमें क्या है, हम डॉलर्स में पे करते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई को डॉलर्स तो चाहिए, फॉरेन ट्रेड के लिए हमें डॉलर्स चाहिए। हम आईएमएफ के साथ डीलिंग्स करते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ, तो यहाँ पे हमें डॉलर्स की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स जो है उसको अपने पास मेंटेन करके रखती है, क्योंकि हम जो भी पेमेंट्स करते हैं डॉलर्स में करते हैं और हमारे पास एफडीआई के थ्रू जो पेमेंट्स आती है वो भी डॉलर्स में आती है। तो इसीलिए इन डॉलर्स को आरबीआई अपने पास रखती है और इनके बदले में जो रुपीस होते हैं वो उस कंपनी को दे देती है, राइट। तो ये आरबीआई का काम है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब जो भी पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट करना, उसको सुपरवाइज करना, ये सारा किसका काम है? ये आरबीआई का काम है। और जो पब्लिक है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये किसका काम है? ये आरबीआई का काम है। तो इसमें जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है पेमेंट सिस्टम में, जो हम पेमेंट करते हैं एक बैंक से दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजते हैं या मंगवाते हैं, तो उस केस में पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, ये किसका काम है? आरबीआई का काम है, राइट। जो भी सेटलमेंट सिस्टम होता है, आज की डेट में तो ई ट्रांजैक्शंस भी होती है, जैसे हम पेटीएम के थ्रू पैसे दे देते हैं, एनईएफटी वगैरह, आरटीजीएस। तो इस तरह से वहां पे आजकल फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, साइबर क्राइम बहुत है, साइबर फ्रॉड बहुत होता है। तो उन सब चीजों को का ध्यान रखते हुए सेफली पेमेंट्स करना, जैसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ना, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेफली पेमेंट करने का काम किसका है? आरबीआई का। तभी इतना ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम आजकल हो चुका है, इतना अच्छा है, वैसे अच्छा ही है, क्योंकि ओटीपी वगैरह आते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करी हुई है कि इससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अगर हद से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है तो बैंक अपने आप आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर देती है, अगर बैंक को लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है तो उस केस में, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो जनरल पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखने का काम किसका है? आरबीआई का है। अब देखो ये जो साइबर फ्रॉड्स है ये तो अभी हो रहे हैं ना, पहले क्या होता था? पहले साइबर फ्रॉड्स नहीं होते थे, पहले वैसे ही नॉर्मली अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर होते थे कि एक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो उस केस में भी जो पेमेंट्स होती है तो उनको सेफली कराना, ये किसका काम है? आरबीआई का। उसको सेफ रखना, उसके लिए मेजर्स लेना, ये आरबीआई का काम है।
राइट। फिर नेक्स्ट आता है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड बैंकर्स ऑफ द बैंक, ये काम करती है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहले जो फंक्शन है वो क्या है, परफॉर्मिंग द मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये एज ए मर्चेंट बैंक भी परफॉर्म करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, सपोज 50 लाख करोड़ रुपया चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके लिए अब कोई जो नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वहां पे तो इतना पैसा होगा नहीं है, राइट। तो उस केस में वो क्या करेंगे, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा आरबीआई, सेंट्रल बैंक, मर्चेंट बैंकिंग का, जो बड़े अमाउंट में लोन्स देने हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स वगैरह को बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, तो उस केस में ये मर्चेंट बैंकिंग का काम भी करती है। सेकेंडली, एक्टिंग एज देयर बैंकर, एज ए बैंकर काम करती है। मेंटेनिंग बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के जो बैंकिंग अकाउंट्स है उनको मेंटेन करने का काम ये करती है। जो भी डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, पब्लिक ओन्ड या प्राइवेट ओन्ड बैंक्स हो, उन सब के जो बैंकिंग अकाउंट्स है उनको मेंटेन करने का काम ये आरबीआई करती है, राइट। तो बेसिकली इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना, लैंडिंग के थ्रू मेंटेन करना या बोरोइंग के थ्रू मेंटेन करना, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट मार्केट में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना किसका काम है, आरबीआई का काम है। तो इसके लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें वो मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करती है। इसके अलावा इसको लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के, तो कहां से कमर्शियल बैंक्स पैसा लेगी, आरबीआई से पैसा लेगी। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट मोमेंट पे जो पीछे बचता है कमर्शियल बैंक्स के लिए पैसा लेने के लिए, तो वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती है और लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती है। देन लास्ट फंक्शन आता है डेवलपमेंटल फंक्शंस। तो डेवलपमेंटल फंक्शन में बहुत सारी डेवलपमेंटल बैंक्स सेटअप करी हुई है, जैसे कि आईडीबीआई हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनईडीबी, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एनएचपी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो बहुत सारी डेवलपमेंटल बैंक्स सेटअप करी हुई है आरबीआई के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे इन बैंक्स की जो ऑनरशिप है ना, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम आरबीआई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, सो दैट कि उनकी जो रेगुलेटरी फ्रीडम है उसको इन्हांस किया जा सके, सेंट्रल बैंक के जो थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनलिज्म लाया जा सके, और वो अपने डेवलपमेंटल फंक्शंस जो है उनको और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए इनकी जो ऑनरशिप है इसको धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम द आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसके अलावा आरबीआई के रीजनल ऑफिसर्स की बात करें तो 27 रीजनल ऑफिसर्स है, जिसमें से जो ज़्यादातर ऑफिसर्स है वो कहाँ पे है, स्टेट कैपिटल्स में सिचुएटेड है, राइट। और उसके अंदर ये जो इनके ऑफिसर्स है, रीजनल ऑफिस है, उसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं। रीजनल ऑफिस को गवर्न कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें कुछ डायरेक्टर्स ऑफिशियल होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल होते हैं। अब इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। तो जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर्स में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, राइट। और जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं इसमें 10 नॉमिनेटेड होते हैं अलग अलग फील्ड से, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के होते हैं, और इसके अलावा इसमें 4 डायरेक्टर्स होते हैं और वो अलग अलग फील्ड से जो भी आते हैं, 1 ईच फ्रॉम द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ द आरबीआई। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई की सब्सिडियरी की। आरबीआई की टोटल 4 फुली ओन्ड सब्सिडियरी है। कौन कौन सी है, एक है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और फोर्थ है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर की। जब आरबीआई बनी थी 1935 में, उस टाइम पे इसका फाइनेंशियल ईयर किया था जनवरी से दिसंबर तक का, जब आरबीआई एग्जिस्टेंस में आई थी, राइट। तो उस टाइम पे इसका जो था फाइनेंशियल ईयर था वो क्या था, जनवरी से दिसंबर तक का। उसके बाद 1940 में इसका जो फाइनेंशियल ईयर था वो चेंज कर दिया गया, क्या था, जुलाई से जून कर दिया गया इसका फाइनेंशियल ईयर, राइट। और उसके बाद फिर एक जलन कमेटी आई थी, सेटअप बाय द आरबीआई ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। 2019 में ये जलन कमेटी थी वो सेटअप करी गई थी। और इस टाइम पे इसका जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर था वो चेंज करके क्या कर दिया गया, जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, राइट, फ्रॉम 1st of अप्रैल टू 31st of मार्च तक का, राइट। तो इससे पहले ये जो फाइनेंशियल ईयर था ये कब से लागू हुआ था, ये फरवरी 2020 से ये वाला फाइनेंशियल ईयर जो था आरबीआई फॉलो करने लगी थी। इससे पहले क्या था, जुलाई से 1st of जुलाई से लेकर कौन सा था, 30th of जून तक का इसका फाइनेंशियल ईयर था, राइट। अब आरबीआई के गवर्नर की तो हमने बात ही नहीं करी। आरबीआई का गवर्नर कौन है, जो प्रेजेंटली आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, राइट। प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। फरवरी 2024 में ये वीडियो बना रही हूँ, तो आज की डेट में जो फरवरी 2024 में आरबीआई का गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांता दास। हो सकता है आप इस वीडियो को साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद देखो, तो उस टाइम तक चेंज हो भी सकता है, राइट। So that's all for today. Hope you enjoyed the video. Thank you. Bye bye and have a nice day.